यस सर। कल क्या बोला था आप लोगों को पढ़ के आने? STLC, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। ओके, क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल? Software test life cycle is a sequence of specific actions that we performed during testing to meet the quality of an objective. एक बार फिर से बोलो, मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो। सर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल एक स्पेसिफिक एक्शंस की सीक्वेंस होती है जो हम टेस्टिंग के वक्त परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सेटअप। एक तो होता है सर लाइफ में। What is the action you perform in environment setup? क्या वो एक्शन है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं एनवायरमेंट सेटअप के अंदर? पता नहीं सर, आपसे समझना है। मैं कल बोला था ना आप लोगों को पढ़ना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, जो एनवायरमेंट सेटअप आप बता रहे हैं वो मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें मैंने ये पढ़ा है कि जैसे कि जो डेवलपमेंट टीम होती है वो जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके बाद जो मतलब प्रोडक्ट मैनेजर या फिर ये सब टीमें होती हैं जो वो उसका एक डुप्लीकेट मतलब सॉफ्टवेयर बनाती है, उस पर टेस्टिंग करती है। कहाँ पढ़ा हो ये चीज, कहाँ पढ़ ली है? डुप्लीकेट तो बना के? मैंने यूट्यूब मतलब रिप्लिका बना के उस पर टेस्टिंग करते हैं, ऐसा मैंने यूट्यूब पे मैं वही पढ़ा था पूछ सर। रहा हूँ, ये चीज आपने कहाँ पढ़ा है कि ये होता है? सर यूट्यूब पे देखा था मैंने। क्या नाम है आपका? रेनू सर। मीनू? रेनू रेनू रेनू। रेनू। कितना वीडियो देखे हो आप? सर मैं एक ही अभी वीडियो देखी हूँ मैं कल ही बताया उनका। हूँ, कल किसी को हाँ समझाया? हाँ, मैं आपके पास सुनूंगी। हाँ हाँ। गलत है ये, बिल्कुल गलत। एनवायरमेंट सेटअप अच्छा में रिप्लिका उप्लिका का कोई चक्कर नहीं। अच्छा। एनवायरमेंट सेटअप का मतलब ये होता है, जैसे मुझे टेस्ट करना है और मान लो कि हम्म। सॉफ्टवेयर जो है वो पीओएस सॉफ्टवेयर है। पीओएस मतलब समझते हो? पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। जैसे किसी ओके। रिटेलर की दुकान पे जाते हो, जैसे मॉल गए हो तो आप एक कपड़ा हम्म। खरीदते हो तो आपको बिल बना के देता है ना, तो वो जो बिलिंग हाँ हाँ। करता है तो वो उसे बोला जाता है पीओएस सॉफ्टवेयर, मतलब पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, मतलब ओके। जो सामान बेचने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करता है बिलिंग करने के लिए, उसे पीओएस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो मान लो आप उस कंपनी में काम कर रहे हो जो पीओएस सॉफ्टवेयर बनाती है, आपको बोला गया कि बन गया है, इसको टेस्ट करो। तो आप क्या बोलोगे? लाओ हम्म। टेस्ट कर देते हैं। आप कुछ डिमांड करोगे कंपनी से, आप बोलोगे कि मुझे एक हम्म। क्रेडिट कार्ड दो, मुझे एक डेबिट कार्ड दो, मुझे एक हम्म। कार्ड स्वैपिंग मशीन ला के दो। बात आई समझ? हम्म। क्योंकि वो यस सॉफ्टवेयर सर। तभी टेस्ट होगा जब वो मशीन आपके हम्म। पास होगा। मतलब हम कंपनी को बोल रहे हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म कराने के लिए ये सारा इन्वायरमेंट सेटअप करो। बात आई समझ में? हम्म। मतलब अगर हमें हाँ किसी जी। सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, किसी भी चीज की जो जरूरत है और वो जरूरत आप फुलफिल कराते हो कंपनी से, इस पूरे सेटअप को ही इन्वायरमेंट सेटअप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ओके रिप्लिका उप्लिका की बात नहीं है। अब जहां भी पढ़ ओके। लिखे हो ये एकदम गलत है। ओके ओके। मैं आपको कल भी ये चीज सजेस्ट किया था आप लोगों को कि इस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको। The following one of the consideration setup is the hardware and software environments which is test will be executed. मैं यही बोल रहा हूँ आपको। यहाँ तो दो ही चीज लिखा हुआ है, मैंने एक और चीज ऐड किया, मैंने बोला है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप डिमांड करोगे। चलो यहाँ पे पढ़ने से आपको ज्यादा क्लियर नहीं होता है तो आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये गुरु 99 एक ऑथेंटिक साइट है, बढ़िया साइट है, आप इस पे आ जाओ। A testing environment is a setup of software
एंड हार्डवेयर ऑफ द टेस्टिंग टीम टू एग्जीक्यूट द टेस्ट केस। मतलब टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जैसे आपने बोला कि मुझे कार्ड स्वैपिंग मशीन ला के दो, क्या है? हार्डवेयर है। आपने बोला मुझे क्रेडिट कार्ड दो, क्या है? हार्डवेयर है। बात है समझ? अरे वो नहीं, हार्डवेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, आपने जो पढ़ा ना वो गलत है, वो मत पढ़ो, वो गलत चीज आपको कहीं भी कन्वे कर रहा है वो। बात है समझ में? मतलब एनवायरमेंट सेटअप का मतलब ये होता है कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं, आप डॉक्टर हो, आपको एक का ऑपरेशन करना है, तो आप सीधा मतलब आंख मूंद के पहुंच जाओगे ऑपरेशन करने। आपका कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना, सीजर लेके आओ, स्टिच करने के लिए थ्रेड लेके आओ, बात है समझ में, ये टूल्स चाहिए, तभी तो भाई ऑपरेशन होगा। वही बात टेस्टर के साथ है। टेस्टर जब टेस्ट केस बना लिया है, टेस्ट करेगा, तो टेस्ट करते समय उसको पता है ना कि किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। कुछ हार्डवेयर का जरूरत पड़ सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ सकता है, बात है समझ में, कुछ हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो सारा चीज आप मैनेज करवाते हो कंपनी से कि ये सारी चीज ला के दो, तभी टेस्टिंग हो पाएगा। इसे ही बोला जाता है एनवायरमेंट सेटअप करवाना। 40 में क्या, 40 में क्या, ठीक है। ओके, समझ में आया एनवायरमेंट सेटअप? रेनू, आपने जो भी पढ़ा है ना, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक वीडियो मत देखो, ओके सर, ओके। ठीक है ना? अगर आप YouTube देख यस रहे हो, सर। 2-3 वीडियो देखो, तब क्लियर होगा, तब समझ में आएगा कि हाँ मतलब गलत है ये चीज, ओके ओके सर, ओके। ठीक है। एनवायरमेंट सेटअप को दूसरे नेम से भी जाना जाता है, टेस्ट बेड बोला जाता है। टेस्ट बेड मतलब आपसे बोल दे कि व्हाट इज टेस्ट बेड या व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म इन टेस्ट बेड, तो टेस्ट बेड का मतलब टेस्ट एनवायरनमेंट ही है, यही चीज आप बोलोगे। सर वो टेस्ट मीट, अरे बिस्तर, बिस्तर, बेड, 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 डबल बेड, सिंगल बेड, वो बेड की बात, ठीक है। तो अगर टेस्ट बेड भी बोलता है तो उसका मतलब यही है कि एनवायरनमेंट सेटअप की ही बात है। कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन किया हूँ अभी कि एसटीएलसी कल बोला था कि पढ़ाऊंगा, एसटीएलसी क्या होता है बताइए, तो किसी ने कुछ डेफिनेशन बताया, उसका मैंने क्वेश्चन पूछा कि टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है, तो रेनू ने बताया कि टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर की रिप्लिका बना करके उसको टेस्ट करना टेस्ट एनवायरनमेंट कहलाता है, ये सब कुछ ऐसा बताया। तो वही मैं इनको समझा रहा हूँ कि ये नहीं होता है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब। इसका मतलब ये होता है कि टेस्टर जो टेस्ट करने जा रहा है, उसको जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो चीज वो कंपनी को डिमांड करता है, और कंपनी वो सारा सेटअप करके उसको देती है टेस्ट करने के लिए। तो ये जो सेटअप करके देती है, इसे ही बोला जाता है एनवायरनमेंट सेटअप। बस यही बताया, ठीक है। और किसी ने कुछ पढ़ा है इन ये एसटीएलसी के बारे में? तो सर ये जो सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट में जो आप बता रहे हैं सेटअप, तो सर स्मोक टेस्ट भी इसमें वर्ड ला सकते हैं हम? हाँ, स्मोक टेस्टिंग के लिए भी मतलब वर्ड कि हम दोबारा चीजें देख रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। हाँ, स्मोक टेस्टिंग अगर आपको करनी है और आपको एनवायरनमेंट सेटअप की जरूरत है तो आप कराओगे। मान लो मैंने फिर वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे स्मोक टेस्टिंग में ये चेक करना है कि इसके साथ कार्ड स्वैपिंग मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां सेटअप मांगेंगे कि भाई मुझे ये डिवाइस ला के दो, तभी तो मैं टेस्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं टेस्ट नहीं करूंगा। बात है समझ में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, भूल जाइए, हटाइए, कुछ अभी कुछ नहीं है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ाऊंगा। ये चौथा आपका स्टेज है, इसको डिस्कस बाद में करते हैं। अभी तो इन्होंने मतलब मुझे लगा कि यहाँ बता देना चाहिए कि आप गलत है, हो गया है, आप लोग जहाँ से भी आप देखे हो वो गलत है, तो बस इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर दिया हूँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एनवायरमेंट सेटअप के बारे में क्लास में कि क्या है, ठीक है। चलिए देखो, मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी लाइफ साइकिल की अगर बात होती है, किसी भी चीज की लाइफ साइकिल, जैसे आपने एसडीएलसी पढ़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपने डिफेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा, ठीक है। सब में क्या बताया गया है कि हर एक काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना है। जैसे अगर डिफेक्ट को सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करना है, मतलब डिफेक्ट को फिक्स करवाना है, तो उसके लिए डिफेक्ट लाइफ साइकिल बना हुआ है कि आप डिफेक्ट लाइफ साइकिल फॉलो करो तो आपका जो डिफेक्ट होगा वो प्रॉपर फिक्स होकर के आ जाएगा।
आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए SDLC बना हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि भाई आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर पे काम कीजिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बन के आएगा। तो जब हम टेस्टिंग में इन कर जाएंगे तो टेस्टिंग करने का भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना हुआ है जिसे बोला जा रहा है STLC, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। मतलब टेस्टिंग करना है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई जब आपको जैसा मन किया वही काम स्टार्ट कर दोगे, ऐसे ही कर लेते हैं टेस्टिंग, टेस्ट केस नहीं बना हुआ सीधा एग्जीक्यूट कर दो, मैं सीधा देख रहा हूँ काम कर रहा है कि नहीं, तो वो प्रॉपर टेस्टिंग तो होगा नहीं। बात है समझ में? तो टेस्टिंग करने का भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डिफाइन है हमारे IT सेक्टर में। टेस्ट करने के लिए भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डिफाइन है जिसे बोला जा रहा है STLC। ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट स्टार्ट करना है और कैसे टेस्टिंग क्लोज हो जाएगा, इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस डिफाइन है और इसे हम बोल रहे हैं STLC। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? STLC नहीं हुआ क्लियर? सर क्या डाउट है? सर हाँ, जोर से बोलिए, नहीं सुन। किसका चेकअप करना है आपको? STLC में चेकअप क्या होगा? अरे STLC कुछ नहीं है। खाना खाए हो आज? खाना खाई हो? खाना नहीं खाए हो? आप खाए हो? खाना खाने से पहले पानी क्यों नहीं पी लिए? क्योंकि सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है खाना खाने का, पहले तो खाना खाएंगे तब तो पानी पिएंगे। वही चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करोगे, किसी कंपनी में आप काम करोगे, टेस्ट करोगे, तो उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि खाना खाए हो तो पहले पानी क्यों नहीं पी लिए? क्योंकि वो सिस्टमेटिक प्रोसेस का पार्ट नहीं है। बात है समझ में? तो कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसका एक तरीका होता है ना, कि आपके मन में जो जब जैसा होता है करते हो, तो दिन में सो जाओ रात में जगना, नहीं होता है ना ऐसा, क्योंकि सिस्टमेटिक प्रोसेस है सोने का, कि कब सोना है कब उठना है आपका। क्यों बोलते हैं रूटीन फॉलो करो, सिस्टमेटिक एक तरीके से, मतलब अपने जिंदगी एक सिस्टमेटिक तरीके से जिए। इसका मतलब यहाँ पे मैं यही आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने SDLC पढ़ाया, मैंने डिफेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया। सबका मतलब क्या था कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तो इस तरीके से आपको बनाना है, उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस ये है, ऐसे काम स्टार्ट होता है और ऐसे एंड होता है। तो मान लो आप टेस्टिंग करोगे, आप टेस्टर बनोगे, तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे तो उसका कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होगा। कैसे टेस्ट कर दोगे आप? बिना कुछ सोचे हम किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं? हेलो, हाँ ऑफिस में बोलो। हाँ बोलो। ठीक है बात। ओके, तो मतलब सिंपल सी बात है, मैं आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ। जब से मैंने SDLC स्टार्ट किया आपके क्लास में, जब से मैंने SDLC आपके क्लास में स्टार्ट किया, उस समय से मैं बता रहा हूँ हर एक काम को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। आप कुछ भी करते हो अपनी जिंदगी में ना, मतलब डे टू डे लाइफ में कुछ करते हो, उसका भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आप कुछ लिख रहे हो, अभी कॉपी पे लिख रहे हो, क्यों पहले कॉपी क्यों खोले हो? पहले पेन से लिख लो, बाद में कॉपी खोल लेना। नोटबुक बाद में खोलना, पहले लिख ही लो। लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? क्यों, मतलब क्या है ये? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना लिखने का। तो पहले नोटबुक आएगा, फिर पेन का कैप हटेगा, फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, तभी तो आप लिख पा रहे हो। बात है समझ में? मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक काम को करने का सिस्टमेटिक प्रोसेस बना हुआ है इस दुनिया में। आपको कोई भी काम करना है तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज करना है। आप जूता पहन के आए हो ना, जूता उलट दो, ऐसे ही क्यों पहन के आओ? क्योंकि वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसका। जूता पहनने का वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसी तरीके से पहना जाता है। दुनिया में रूल बना हुआ है इसी तरीके से जूता पहनने का। बात आई समझ में? तो जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आप काम करोगे तो टेस्ट करने का कोई रूल नहीं होगा, वहां भी तो रूल होगा ना। नहीं आ रहा है बात समझ? वही रूल यहाँ पे STLC बोला जा रहा है, उसी को STLC में बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड हो जाएगा। स्टार्ट होगा तो एंड भी तो होगा, टेस्ट करके मतलब जिंदगी भर टेस्ट तो नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो उसकी एंडिंग हो जाएगी। तो एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, बात आई समझ में? इस पूरे प्रोसेस को ही समझाया जाएगा STLC के अंदर। मतलब STLC बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना आपको बताया जाएगा कि क्या क्या एक्शन आप परफॉर्म करते हो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में। हाँ, बात आई समझ में? अभी भी नहीं आया? है समझ में? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। STLC में सबसे पहला फेज क्या आता है? रिक्वायरमेंट एनालाइज।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो एक चीज बताओ, एसडीएलसी में भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है ना, पढ़े हो ना? दो चीजें होती है वहां पे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस वहां है तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस यहाँ क्या करता है, या दोनों का रिक्वायरमेंट एनालिसिस में अलग अलग एक्टिविटी होता है, वो कुछ अलग काम करता है और आप कुछ अलग काम करोगे। ठीक है, टेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस में क्या एक्टिविटी होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आप सही बता रहे हो कि इसमें टेस्टिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एनालिसिस होता है। तो अब मैं आपसे बस यही पूछ रहा हूँ कि ये टेस्टिंग करने का पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या जानते हो कि सर यहाँ क्या व्यू होगा, क्या देखा जाएगा? टेस्ट केसेस। 1 मिनट वेट कर लो। हाँ बताइए। मतलब स्टेक होल्डर को सामने बैठा लेगा और उसके सामने चेक करेगा, तुम तो यही बोल रहे हो। मतलब अपने जो उसको एसएमएस मिलेगा उसके बाद चेक करेंगे करने की क्लाइंट। अरे वो तो टेस्टिंग बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा फंडा कि एनालिसिस टेस्ट एनालिसिस मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस एसटीएलसी के अंदर क्या काम है इसमें, मैं बस ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो फिर टेस्ट प्लान में क्या करेंगे? तो टेस्ट प्लान में क्या करेंगे? सिस्टम देखने के उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास चीजें हैं। तो जब एस्टिमेशन आप यहीं पे कर रहे हो तो फिर प्लान का इसके अंदर अभी एक फेज आएगा टेस्ट प्लान। तो जब हम एस्टिमेशन एनालिसिस के अंदर ही कर देंगे तो प्लान वाले डोमेन की जरूरत नहीं है, मतलब प्लान फेज के लाने की जरूरत ही नहीं। प्लान में भी एस्टिमेशन ही होता है, एफर्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, वहां पे एस्टिमेशन ही होगा। बात है समझ में? एनालिसिस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो कि सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, टेस्टर अभी तक कहीं इन्वॉल्व नहीं था, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जाकर के रिक्वायरमेंट ले लिया था, डिजाइनर मतलब आर्किटेक्चर डिजाइनर जाके सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाया था, याद है ना एसडीएलसी। उसके बाद डेवलपर जाके डेवलप कर लिया, टेस्टर अभी तक इन्वॉल्व नहीं था इसमें कहीं भी। तो मतलब हम मान लो हम लोग टेस्टर हैं तो हम लोग को तो पता नहीं है कि रिक्वायरमेंट कैसा है, हम लोग को पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर कैसा है। मान लो अभी तक मतलब जब हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उस समय तक मुझे नहीं पता है कि रिक्वायरमेंट। तो मान लो मुझे बोला जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, मान लो आपको बोला जाएगा टेस्ट करना है, कितना समय लगेगा आप बता दो कितना समय लगेगा। मैं बोलता हूँ आप बिल्डर हो, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए एक घर बना दो, कितना समय लगेगा? अब बता दोगे कितना समय लगेगा? कितना लेबर कॉस्ट आएगा बता दोगे? नहीं बताओगे। अब कितना कॉस्ट आएगा इस घर को बनाने में बताओगे? नहीं बताओ। ठीक है, आप सिविल इंजीनियर हो। अरे ठीक है, एक मिनट आप बताओ मेरे लिए एक घर बनाना है कितना पैसा लगेगा? वो सर आपकी उसके जो आप नेट दोगे उसके अकॉर्डिंग कहां क्या लगेगा। अरे यही तो बात है, बात आता सुन। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब बिना रिक्वायरमेंट के हेलो हेलो यस सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हेलो, चलो ठीक है, बात समझो, बोले बात समझ लो, बात बाद में करना। मैं बोल रहा हूँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है कि देखो अभी तक एसडीएलसी में जो भी एक्टिविटी हुआ है, जैसे रिक्वायरमेंट लेना, आर्किटेक्चर का वो आर्किटेक्ट बनाना और डेवलपर को डेवलप करना, मतलब जो भी काम हुआ है उसमें टेस्टर अभी तक कहीं इन्वॉल्व नहीं था। टेस्टर कहीं शांति से चेयर पे बैठा हुआ था अभी तक, ठीक है। अब बारी आ गई, सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुकी है या मान लो अंडर डेवलपमेंट है, तो अब बारी आ गई कि टेस्टिंग टीम को एक्टिवेट कर दो, काम स्टार्ट करेगा। तो भाई अब सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो मैं भी करूंगा। मतलब ये कि अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे लिए घर बना दो तो वो टाइम बजट ये सब नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? कि जब तक कि मैं उसे रिक्वायरमेंट न दे दूं। मान लो आपको मैं बोलता हूँ मेरे लिए घर बना दो, सर बिल्कुल बना दूंगा, 2 महीने में बना के दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा 20-50 फ्लोर का बिल्डिंग बना दो 2 महीने में। बात ही समझ में? मतलब बिना रिक्वायरमेंट लिए हुए आप किसी को कोई एस्टिमेशन नहीं कर सकते हो, किसी को कोई टाइम नहीं दे सकते हो। बात ही समझ में? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये है
कि हम प्रॉपर रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट क्या बोल रहा है। इस समझने के लिए हम क्या क्या चीज करते हैं, हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का डिमांड करते हैं कंपनी से। हम बोलते हैं SRS भेजो, FRS भेजो, BRS भेजो, उसके बाद RTM भेजो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो टेस्टिंग टीम डिमांड करती है कंपनी से। अगर टेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे से दे दो। क्या क्या होता है, सबसे पहले मांगेगा BRS बताओ क्या है, SRS बताओ, FRS बताओ, इसके बाद एक आप क्या मैं बोल रहा हूँ लास्ट में एक डॉक्यूमेंट, एक और डॉक्यूमेंट बोला ना, RTM। सर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल और एक RTM। क्या सर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल और एक RTM। फंक्शनल नॉन फंक्शनल, ये अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम ये सारा टेस्टिंग टीम जो है ये सारा डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगी। BRS मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट के बिजनेस के बारे में लिखा होता है कि क्लाइंट जो है हमारा वो किस बिजनेस में डील करता है, कौन सा काम करता है। जैसे मान लो मैं DAV स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो BRS जो होगा उसमें ये चीज लिखा होगा कि बेसिकली इट्स अ स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब ये स्कूल मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। मतलब उसके बिजनेस के बारे में हम मुझे बता दिया जाएगा कि हमारे क्लाइंट का बिजनेस क्या है, ठीक है। उसके बाद होता है SRS कि सॉफ्टवेयर में वो क्या चाह रहा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चाह रहा है ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, जिसमें क्लाइंट ने बताया है कि भाई ये चीजें हैं, सॉफ्टवेयर में ऐसा होगा तो ये होगा, ये होगा तो इस तरीके से बहुत डिटेल में लिखा होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद FRS फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दो, मतलब फंक्शनैलिटी क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट अलग से बना के दो। और एक होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, कितने रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारे के लिए, मतलब एक एक्सेल शीट पे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बना के देता है जिससे कि हम ट्रैक कर सके कि सारा रिक्वायरमेंट टेस्ट अगर नहीं हुआ, कुछ मिस कर जाएगा तो कैसे पता चलेगा क्लाइंट को कि हमारा सारा रिक्वायरमेंट टेस्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है RTM रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो टेस्टर्स होते हैं वो सारे रिक्वायरमेंट्स डिमांड करते हैं कंपनी से कि ये सारा चीज मुझे चाहिए, ठीक है। और ये सारा चीज दोगे, उसी के बेस पे मैं अपना प्लान वगैरह कुछ करूंगा कि क्या करना है, कैसे टेस्ट करना है, कितना बड़ा टीम रखना है, कितना टाइम आएगा, क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, एक चीज मतलब आपसे इंटरव्यूअर हो सकता है एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछे, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट दे दिया गया तो भी कुछ रिक्वायरमेंट आपका क्लियर नहीं हुआ तो क्या करोगे। मतलब आपको सारा डॉक्यूमेंट, आपने जो भी डॉक्यूमेंट मांगा सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल गया, इसके बाद भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके क्लियर नहीं हो पाए, मतलब एनालिसिस फेज में क्लियर नहीं हो पाया, तो देखो टेस्टिंग टीम स्टेक होल्डर को बुला सकता है। स्टेक होल्डर समझते हो, डायरेक्ट ऑनर को बुलाना या कॉल पे ले लेगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देगा। मान लीजिए कि कुछ डॉक्यूमेंट पर ऐसा लाइंस लिखा गया है जिसे इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है टेस्टर को कि क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली स्टेक होल्डर को बोल सकते हैं कि एक बार आप 10 मिनट का समय दो, बात आई समझ में, ठीक है। आप प्रोडक्ट ऑनर को बुला सकते हो। स्टेक होल्डर और प्रोडक्ट ऑनर में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा क्या अंतर होता है दोनों में। प्रोडक्ट ऑनर वो होता है जो बिजनेस जो रिक्वायरमेंट उससे देखिए, प्रोडक्ट ऑनर आपके कंपनी का बंदा है, आपके कंपनी का बंदा है। मतलब हमारे कंपनी में मान लो कि विक्रांत जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट के रोल पे काम करता है, क्लाइंट से यही बात कर रहे हैं, तो कंपनी क्या वाला विक्रांत को बना देते हैं प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है। मतलब अगर कुछ करना है, कुछ चेंज करना है या कुछ करवाना है तो क्लाइंट इसको बोलेगा और ये डेवलपर से, टेस्टर से करवाएगा, और टेस्टर डेवलपर को कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो विक्रांत से ही पूछेगा कि यहाँ पे क्या था, बात है समझ में, तो विक्रांत बताएगा कि क्या है। अगर विक्रांत को कंफ्यूजन होगा तो विक्रांत स्टेक होल्डर से बात करके बता देगा कि यहाँ ये है, बात है समझ। तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रोडक्ट ऑनर को कॉल कर सकते हैं कि आओ बताओ यहाँ पे क्या है, ठीक है। कभी कभी वर्स्ट केस में हम स्टैक होल्डर को भी कॉल कर सकते हैं, मतलब हम डायरेक्टली एक्चुअल ऑनर को कॉल कर देंगे, भाई मुझे बताओ यहाँ पे क्या, बात आई समझ में, ये भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि नहीं आप किसी भी कंडीशन में हम एक्चुअल ऑनर से बात नहीं करते, हाँ रेयर केस में होता है लेकिन हो सकता है, बात आई समझ में। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, पूरे रिक्वायरमेंट को लेना,
सही तरीके से रिक्वायरमेंट को समझना कि क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को थ्रू आउट पढ़ लेना, ठीक है, ताकि जब आगे का फेज हो। 1 मिनट होल्ड कर दीजिए, एक कॉल आ रहा है, एक ओके, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में जो टेस्टिंग टीम होती है वो सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए, मतलब उसके रिक्वायरमेंट के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है वो सारा डॉक्यूमेंट डिमांड करती है। अगर उससे भी उसको कुछ कंफ्यूजन होता है तो वो प्रोडक्ट ऑनर को बुला सकती है। उससे भी बात नहीं क्लियर होगा तो वो स्टैक होल्डर को भी ले आ सकती है कि चलो बताओ ये चीज, बातें समझ में, मतलब एकदम रिक्वायरमेंट का प्रॉपर एनालिसिस कर लो, कहीं से कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, ठीक है। जब ये सारा एक्टिविटी डन हो जाता है उसके एंड से, तब फेज स्टार्ट होता है, अगला फेज स्टार्ट करता है टेस्ट प्लानिंग, ठीक है। मतलब दूसरा फेज स्टार्ट होता है टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लान में क्या होता है, इसके अंदर मेन वर्क होता है एस्टिमेशन। क्या होता है? एस्टिमेशन, रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन। मतलब क्या रिस्क आ सकता है, रिस्क से कैसे बचा जाएगा, और किस चीज में कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज यहाँ पे हो जाता है। कितना बड़ा टीम रखना है, क्या टाइम बताना है इस काम के लिए कि कितना समय हम लेंगे इस काम को करने में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कभी कभी कि अगर मान लो डेवलपर को दो महीने लगे हैं किसी चीज को बनाने में, तो उस काम के लिए आप कितना समय डिमांड करते हो। अगर आप टेस्ट प्लान में बैठते हो, आपसे पूछा जाता है कि इस काम को कितने दिन में कर लिया जाए, तो आप याद रखिएगा ये चीज, जितना टाइम डेवलपमेंट में लगता है अप्रोक्सीमेटली हाफ टेस्टिंग में रखा जाता है। अगर 2 महीने का डेवलपमेंट टाइम है तो 1 महीने टेस्टिंग टाइम लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन में क्या क्या एस्टिमेशन होता है, टीम एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, बजट एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। क्या चीज कितना लगेगा, सब कुछ यहाँ पे एस्टिमेट हो जाता है हमारा। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, क्या कोई रिस्क भी आ सकता है टेस्ट करने में, और उसके बाद मिटिगेशन, मतलब बचने का उपाय क्या क्या है। रिस्क क्या होगा, अगर कोई टेस्टिंग चल रहा है तो उसमें रिस्क क्या हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो रिस्क क्या आ सकता है, वो रिस्क है। बग आएगा तो रिस्क हो जाएगा। वो रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब कि टेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम आपको लगता है कि आएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या आएगा मैं बताता हूँ। रिसोर्स गोइंग ऑन वेकेशन, रिसोर्स अगर वेकेशन पे चला गया, मतलब अनीस को रखा गया था टीम में और अनीस को कोविड हो गया, 1 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट। बताओ अब जो तुमने जो टाइम दिया था उस टाइम में वो होगा। अनीस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखता था, है ना, और अनीस बीमार हो गया। अब 1 महीने का समय मैंने दिया था, क्या 1 महीने में काम हो पाएगा, नहीं, तो ये रिस्क है ना। वो तो मिटिगेशन है ना, कि हम हमेशा बैकअप रिसोर्स रेडी रखते हैं कि अगर ये रिसोर्स मेरा डैमेज होगा तो ये रिसोर्स एक्टिव होगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर, ये भी एक रिस्क है। मान लो किसी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए किसी हार्डवेयर की जरूरत है और वो हार्डवेयर ही आपका खराब हो। आपके सिस्टम में 5 टेस्टर है, 5 के पास एक लैपटॉप है, अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और 5 का लैपटॉप जल गया, ये तो रिस्क है ना। आप टेस्टिंग रुक जाएगा। अब लैपटॉप ही नहीं है तो कैसे टेस्ट करा लो।